स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों यह प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट एमसीक्यू भाग है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख सकते हैं। दोस्तों जो ये एमसीक्यू आप सभी के लिए लाया जाता है, ये एनसीईआरटी और तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक्स से मिलाकर एक वीडियो बनाई जाती है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है कि सूची नंबर 1 दिया गया और सूची नंबर 2 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे सूची नंबर 1 में दिया गया है महाजनपद के नाम और सूची नंबर 2 में दिया गया है राजधानी। आपको बताना है जो महाजनपद है उसकी कौन सी राजधानी थी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा वो है ए यानी कि ए का 4 होगा, बी का 1, सी का 2, डी का 3। यानी कि अगर हम बात करें 1 यानी कि गांधार की राजधानी तो इसका होगा 4 यानी कि तक्षशिला। बी का 1 यानी कि सूरसेन की राजधानी होगी मथुरा। इसी तरह सी का 2 और डी का कहाँ, डी का होगा 3 यानी कि श्रावस्ती। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था। 2 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। 3 का सही उत्तर होगा बी यानी कि उदयन। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उससे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कालाशोक। प्रश्न नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो ये पूछा गया है कि कहाँ हुई थी। 5 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बेबीलोन में हुई थी मृत्यु। और प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने कि सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस यानी कि पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झेलम नदी। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, तो दोस्तों अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि किस मृतभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। 7 का सही उत्तर होगा सी यानी कि उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। प्रश्न नंबर 8 है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भोजक यानी ग्राम भोजक। प्रश्न नंबर 9 है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। 9 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अवंतिका। उज्जैन जो इसमें नाम है उसका पहले नाम था अवंतिका, नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 10 है कि नंद वंश का संस्थापक कौन है। तो 10 का सही उत्तर होगा ए यानी कि महापद्यानंद। प्रश्न नंबर 11 ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज जेंडर मीज कहा गया। 11 का सही उत्तर होगा डी यानी कि घनानंद जी को। प्रश्न नंबर 12 है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। 12 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ईरानियों द्वारा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि यूनानियों द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न नंबर 14 है ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा बी यानी कि डेरियस। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है कि हाइडिस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का जो कि 326 बीसी में हुआ था, ये किन किन शासकों के बीच में हुआ था, या कि कह सकते हैं किन किन राजाओं के बीच हुआ था। उत्तर होगा ए यानी कि सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न नंबर 16 सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। 16 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 326 ईसा पूर्व। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। ठीक है, इसमें आपके सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची 1 में बात किया जा रहा है कुछ शासक के नाम दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में वंश के नाम दिए गए। तो आपको बताना है कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है, यानी कि ताल्लुक रखता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 का जो उत्तर होगा वो है बी यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। यानी कि ए का संबंध 1 से होगा, बी का 2 से होगा, सी का 4 होगा, यानी कि महापद्यानंद का जो संबंध होगा वो है नंद, और डी का 3 यानी कि बिंदुसार का संबंध होगा मौर्य से। ठीक है, और प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर सूची नंबर 1 में महाजनपद का नाम दिया गया है और सूची नंबर 2 में दिया गया है आधुनिक क्षेत्र, यानी कि जो महाजनपद थे उसका बाद में आधुनिक क्षेत्र में क्या नाम पड़ा, समझे। तो 18 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, ए का 1 होगा यानी कि मगध जो क्षेत्र था वो इस वक्त वो जो क्षेत्र था उसे इस वक्त कहा जाता है, अब पटना हुआ गया के जो जिले है उसको कहा जाता, पहले कहा जाता था मगध। उसी तरह 2 का बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। ठीक है, इसमें है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। 19 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अग्रिवर्ज राजगृह। प्रश्न नंबर 20 है कि एक प्रश्न नंबर 20 पहले आ जाए।
प्रश्न नंबर 20 है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 20 का सही उत्तर होगा सी यानी कि उदयन। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें 16 महान जनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 21 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। 22 का सही उत्तर होगा बी यानी कि घनानंद। प्रश्न नंबर 23 की जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो 23 का सही उत्तर होगा आपके सामने बी यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए बात करेंगे 24 में। इसमें इसकी सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। देखिए इसमें कहा गया कि जो सिकंदर था उसमें उसका जो भारत में असफलता मिली थी, जो भी मिली थी, उसका क्या कारण था। आपके सामने 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। आप चारों पॉइंट को आप पढ़िए, बताना उत्तर क्या है। चलिए मैं उत्तर आप सभी को तो खैर बताऊंगा ही। 24 का उत्तर होगा डी यानी कि चारों पॉइंट्स हैं, यानी कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बात सत्य है। उस समय भारत क्या था दोस्तों कि अलग अलग अविभाजित था, यानी मतलब ये हुआ कि जितने भी उस समय के स्टेट थे, राज्य थे, सब अपना अपना, जैसे कहा नहीं जाता था 16 जनपद, तो सबका अपना अलग अलग था। उसका एक शासक नहीं था, मतलब यूनिटी सब मिला के नहीं थी, कह सकते हैं। 2 है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। जो सिकंदर की सेना थी वो श्रेष्ठ थी, महान थी। काफ़ी कुछ उन लोगों के पास आधुनिक हथियार थे, काफ़ी वो लोग अकुशल थे युद्ध में। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। कई सारे ऐसे थे जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया, अपने देश के राजाओं का साथ नहीं दिया। चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। हाँ, ये सत्य है कि सिकंदर एक अच्छा प्रशासक था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें है कि आपके सामने 2 सूची दिया गया है, उसमें कुछ राजा के नाम है और सूची नंबर 2 में है कुछ राज्य के नाम। बताना है कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित था। तो 25 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, यानी कि ए का 3 हो जाएगा ये, बी का 2 हो जाएगा ये, और सी का 4 यानी कि ये, और डी का 1 यानी कि ये। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 में क्या कहता है। 26 में कह रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो 26 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कलिंग में। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ये होगा, सी होगा। ठीक है, यानी कि डेरियस। प्रश्न नंबर 28 है कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ये, यानी कि वाजिज वैशाली। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। एक मिनट। वाजिज संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथमूशल जो था शासक के प्रथम, एक मिनट, हाँ एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। वजिज संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम, यहाँ होना चाहिए था दोस्तों, बार होना चाहिए, शायद गलती हो गया। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था बार। ठीक है, प्रथम बार रथमूसल, यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, उसे कहते थे रथमूसल। तथा महाशिलाकटक क्या होता था, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, एक पत्थर फेंक रहे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो ऐसे होता था, ऐसे करके इसे पत्थर होता था, ऐसे मशीन होती थी, तो इसको ऐसे फेंका जाता था। ठीक है, उसको ही कहते हैं महाशिलाकटक। ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वजिष्ठ संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने, जो यहाँ पे मगध राज के जो शासक थे उसके बारे में पूछा गया कि उन्होंने किसके विरुद्ध यूज किया था। तो कौन से, पहले बात पता करना है कौन से वो शासक। तो 29 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 30 है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन है। आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा बी यानी कि घनानंद। बी होगा, बी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाइए। इसमें है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ। 31 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 600 ईसा पूर्व में। 32 से निम्न राजाओं पर विचार करना है आपको, अजातशत्रु और बिंदुसार, और तीसरा है प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर होगा सी यानी कि पहला अजातशत्रु और दूसरा है प्रसेनजीत। यही जो थे जो बुद्ध जी के समकालीन थे, मतलब उन्हीं के आसपास में थे। प्रश्न नंबर 33 आप सभी के सामने, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग। अब जाहिर सी बात है, जहाँ लोहे का ज़्यादा प्रयोग रहेगा, उपयोग रहेगा, भंडार मिलेगा, वहाँ पर राज्य विस्तार होंगे, वहाँ पर युद्ध की सामग्री बनेगी, व्यापार के भी केंद्र धीरे धीरे बनने लगेंगे। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 में क्या है। एक मिनट। प्रश्न नंबर 34 है कि मगध सम्राट बिम्बसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के
राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो 34 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अवंती। प्रश्न नंबर 35 है कि किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? तो 35 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि शिशुनाग। प्रश्न नंबर 36 है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? 36 का सही उत्तर होगा ए होगा, ए ध्यान दीजिएगा, यानी कि बिम्बसार। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि काशी। प्रश्न नंबर 38 में आ जाइए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो 38 का सही उत्तर होगा पी, यानी कि अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 39 में आ जाइए, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो 39 का सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। समझे, यहाँ पूछा गया मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, तो पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, पहले में दिया गया है कि पुराणों महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, तो जो ये बात दिया गया है ये गलत है, उन्होंने नहीं की। महापद्यानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छात्रा तक, यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला एक एवं एक राट की उपाधि धारण की, तो ये भी चीज़ गलत है, ठीक है, मतलब ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब दोस्तों क्या है ना, जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा संकोच इस बात का हो। देखिए क्या होता है ना, आप सभी के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए कि वीडियोस अच्छी से अच्छी बने। तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन पढ़ने में जैसे क्या होता है कि 6, 7, 8 वीडियो आप सभी के लिए बनाना पड़ता है, तो कुछ शब्द से थोड़ा सा थकान के कारण हो सकता है कि कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाते होंगे, या फिर कुछ नंबर, जैसे कि मान लीजिए सवाल नंबर 39 से मैंने गलती से पढ़ दिया 40। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें, इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रश्न पे ध्यान देना है और उत्तर क्या उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे प्रश्न पढ़ना है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, और मान लीजिए मैंने पढ़ दिया कि मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है, तो जो कौन है ना, ये थोड़ा मतलब आप जान जाइए कि हाँ हो सकता है गलती हो गई हो, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, तो आप सभी को इतना ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना। जो भी होगा मैं तो खैर बता ही दिया करूँगा आप सभी को। प्रश्न नंबर 40 है इस वीडियो का अंतिम सवाल कि सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कर लो। ए होगा नंदवंश, उस समय जब सिकंदर भारत में आक्रमण करना चाहता था या फिर आक्रमण किया था, तो उस समय नंदवंश का शासन था भारत पर। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, जय हिंद, जय भारत।